प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो शीर्षक है उसका नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न ओब्लिक अति लघु प्रश्न भाग 1। इस श्रृंखला में मैं आपके समक्ष प्रत्येक भाग में 20 बहुविकल्पीय या अति लघु प्रश्न लेकर उपस्थित रहूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें उसी के अंतर्गत मैं करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी का एक सामान्य अर्थ आपके समक्ष रखता हूँ। विशेष रूप से परिभाषाओं सहित इसके बारे में मेरी एक वीडियो और व्याख्यान अलग से है, आप इसे देख सकते हैं। सामान्य रूप से अगर प्रयोजनमूलक हिंदी की बात की जाए तो प्रयोजनमूलक हिंदी या फंक्शनल हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के अन्य नाम हैं कामकाजी हिंदी, रोजगारपरक हिंदी, प्रोफेशनल हिंदी या क्रियात्मक हिंदी। इसमें मैं इससे पहले की प्रश्नों की श्रृंखला में आऊँ, यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के हिंदी के शब्द हैं जो मैं आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। कार्यालयी पत्रों के प्रकार, शासकीय या सरकारी पत्र जिसे हम अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर कहते हैं। दूसरा है अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। तीसरा है अनुस्मारक, अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर कहते हैं। इसके बाद है कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। इसके बाद है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। इसके बाद आता है संकल्प, रेजोल्यूशन। इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज, प्रेस कम्युनिक। उसके बाद सूचना, नोटिस। उसके बाद परिपत्र, सर्कुलर। उसके बाद पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट। उसके बाद अधिसूचना, नोटिफिकेशन। उसके बाद निविदा, टेंडर। और इसके बाद अंतर विभागीय टिप्पणी, इंटर डिपार्टमेंट नोट्स। इसके बाद आज हम यहाँ पर आज आपके बीच मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, आमुख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अक्सर पूछा जाता है आमुख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसके 4 विकल्प दिए हैं। इंट्रो, दूसरा है फ्रंट पेज, तीसरा है लेआउट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंट्रो। इसे अगर हम थोड़ा सा और व्याख्यायित करें तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन का लघु रूप इंट्रो है। अमेरिकी पत्रकारिता में इसे लीड कहा जाता है। हिंदी में इसे आमुख या मुखड़ा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इंटरनेट के लिए हिंदी में क्या शब्द है? उपकरण, सूक्ष्म जाल, विस्तृत जाल या अंतर्जाल। तो अगर यहाँ उत्तर देने की बात है तो इसका सही उत्तर है अंतर्जाल। लेकिन अगर हम राजभाषा नियम 1976 की बात करें तो उसमें इंटरनेट के लिए देवनागरी लिपि में आप इंटरनेट लिख सकते हैं और वही ज़्यादा सही है। लेकिन यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि इंटरनेट के लिए हिंदी में क्या शब्द है तो इसका सही उत्तर है अंतर्जाल।
तीसरा प्रश्न है, पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव, प्रसंग, टीका, टिप्पणी या आलोचनात्मक प्रसंग। तो इसका सही उत्तर है मूल भाव। इसके बाद चौथा प्रश्न है, शिक्षा की नवीनतम तकनीक कौन सी है? रूम लर्निंग, ई ट्यूशन, ईमेल या कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका सही उत्तर है ई ट्यूशन। नंबर 5 प्रश्न है, जीओ किसे कहते हैं? राज्य आदेश, अध्यादेश, अनुदेश या शासनादेश। तो इसका सही उत्तर है शासनादेश। गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश, जीओ। इसके बाद छठा प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1951, 1958, 1960 या 1955। तो इसका सही उत्तर है 1955। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो सही उत्तर है 1955। इसके बाद 7वां प्रश्न है, इंटरनेट किस पद्धति पर कार्य करता है? टीपीसी, एसएमटीपीसी, डब्ल्यूपीटी, एसएमपी। सही उत्तर है टीसीपी, टीपीसी या टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोफर क्या है? इसके विकल्प हैं प्रोटोकॉल, पेस्टोकॉल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रोटोकॉल। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इसके 4 विकल्प दिए हैं, संसद, न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस या प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र प्रेस। 10वां प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए उपयुक्त हिंदी पर्यायवाची है? रिपोर्ताज, वृत्त चित्र, ध्वनि चित्र या रूप चित्र। तो इसका सही उत्तर है वृत्त चित्र। 11वां प्रश्न है, आदि पत्रकार किसे माना जाता है? विष्णु, नारद, शिव या ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है नारद। नेक्स्ट प्रश्न है, दुभाषीय द्वारा किया जाने वाला अनुवाद क्या कहलाता है? 4 विकल्प हैं, रूपांतरण, भाव अनुवाद, आशु अनुवाद या शब्द अनुवाद। तो इसका सही उत्तर है आशु अनुवाद। आशु का अर्थ होता है शीघ्रता से। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है, जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए, आशुतोष। तो उसी प्रकार से आशु अनुवाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, LEVY लेवाई का कौन सा परिभाषित अर्थ नहीं है? उगाहना, प्रत्यारोपण, आरोहण या उद्ग्रहण। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यारोपण। उसके बाद 14वां प्रश्न है, विशदीकरण को कह सकते हैं संक्षेपण, टिप्पण, लेखन, संतुलन या पल्लवन। तो इसका सही उत्तर है पल्लवन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना कहलाता है? टिप्पण, पल्लवन, संक्षेपण या प्रारूपण। सरकारी पत्र, परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना कहलाता है टिप्पण, पल्लवन, संक्षेपण या प्रारूपण। तो इसका सही उत्तर है प्रारूपण। निम्न में से अनुवाद क्या है? सर्जन, पुनरुक्ति,
पुनर्सर्जन या पुनः संचार। तो इसका सही उत्तर है पुनर्सर्जन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पत्राचार की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है स्पष्ट लेखन, क्लिष्ट भाषा, विचारों की क्रमबद्धता या सरल सहज भाषा। तो इसका सही उत्तर है क्लिष्ट भाषा। इसके पश्चात 18वां प्रश्न है, डेटा या डाटा को परिणाम में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। डाटा एकत्र करना, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर में वायरस से आशय है धूल का कण, हार्डवेयर, प्रोग्रामर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रोग्रामर। आज के इस भाग नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, कौन सा अनुवाद बहुत सावधानी और सूक्ष्म ज्ञान का विषय है? साहित्यिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और तकनीकी। तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक और तकनीकी। तो आज के लिए हम अपनी जो ऑनलाइन हमारी क्लास का जो अंश है, जो श्रृंखला है, कड़ी है, प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, पब्लिक अतिलघु प्रश्न भाग 1, उसे हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर भाग 2 में हम पुनः आगे के नए 20 प्रश्नों के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।